तो यहाँ पे एक आपका गार्डिनर का भी कंसेप्ट आता है। वो क्या बोलता है, यहाँ से जैसे आप देखो, अगर मैं इसको y = c - mx करूँ तो मेरा जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे मैंने ln k लिया, यहाँ पे 1/t लिया, तो मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप से आना चाहिए। ठीक है, मेरा ग्राफ इस टाइप से आएगा। तो लेकिन जो आपका ग्राफ आता है ना, वो आपका यहाँ से थोड़ा डेविएट हो जाता है। तो डेविएट, अगर ग्राफ सीधा आ रहा तो ठीक है, E/R सही चल रहा था, स्लोप आपकी क्या आ रही थी, कांस्टेंट स्लोप आ रही थी। लेकिन वो डेविएट हो रहा है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है ना, वो क्या कर रही है, वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। यानी कि वो टेम्परेचर का एक फंक्शन है। ठीक है, टेम्परेचर के साथ वो चेंज हो रही है। तो वो इस चीज़ को डायरेक्ट ऐसे ना लेके उसने क्या कहा कि ये आपकी इक्वेशन कुछ T⁻m e⁻e⁻ ये आपकी कुछ इस टाइप से आएगी। ठीक है, और यहाँ से उसने EA और E0 में एक रिलेशन बताया। उसने बताया कि EA = E0 + mRT के इक्वल होता है। और ये m क्या होता है, जो उसने आपका रिलेशन बताया था उसमें जो टेम्परेचर की कुछ ना कुछ पावर आ रही है वो आपका m के इक्वल है। ठीक है, यानी कि जो आपका e⁻A/RT, इसके साथ अगर आपका कोई टेम्परेचर आ रहा है, उसके कुछ ना कुछ पावर आ रही है, तो जो वो आपकी पावर होगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी m की वैल्यू होगी। ठीक है, एक ये छोटी सी बात थी। ये आपका शायद अभी की बार आपका ये 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आया था। EA = E0 + mRT, ये आपका रिलेशन पूछ लिया था उसने। ठीक है, चलो, हाँ, इसमें एक चीज़ और रहेगी। हाँ, एक चीज़ क्या, मान लो आपको k की वैल्यू दे दी। ठीक है, मान लो ओवरऑल रेट कांस्टेंट दे दिया, जैसे कुछ भी K1 K2, ठीक है, K3, और यहाँ पे 2 भी लिख दो, और यहाँ 1/3 × K4, ठीक है, डिवाइड बाय K5 स्क्वायर। ठीक है, ये दे दिया। और यहाँ से आपको पूछ लिया कि जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना हर एक की, तो उन एक्टिवेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होगा। तो कुछ नहीं, जो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना, कुछ नहीं करना, जितने कांस्टेंट आ रहे हैं, मान लो यहाँ भी मैं कोई कांस्टेंट लगा देता हूँ 5। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट आ रहे हैं, कांस्टेंट को हटा दो। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई में है उनको ऐड कर दो, जो डिवाइड में है उनको सब्सट्रैक्ट कर दो, और जो पावर है वो आ जाएगी आगे। ठीक है, जैसे इसके सारे के ऊपर पावर है ना, तो ये 1/3 पावर आ गई आगे। अब ये क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, हटा दो, तो ये आ जाएगा EA1 + EA2 - EA3। ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे क्या है, इनटू है तो ये क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, फिर है आपका K4 है, कांस्टेंट हटा दो, तो ये आ जाएगा EA4। ठीक है, उसके बाद K5 है, डिवाइड में है, तो ये माइनस आ गया, उसका स्क्वायर है तो 2 आगे आ गया, और ये आ जाएगा EA5। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आ गया। ठीक है, ये बस ऐसे ध्यान रखो। चलो भाई, इसके बाद आपकी 2 थ्योरी बचती है, कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। बस लगभग आधे घंटे का और काम है, चैप्टर आपका ख़त्म होने पे ही आया है ना। चलो, इसके बाद आती है आपकी कोलिजन थ्योरी। एक आपकी होती है कोलिजन थ्योरी, ठीक है, एक आपकी होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ठीक है, तो थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है, कोलिजन थ्योरी बोलती है कि आपका अगर कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना, तो
पहले आपके वो कोलिजन्स की वजह से होगा, और कोलिजन्स भी ऐसे नहीं होगा कि जितने कोलिजन हो गए सबसे आपका प्रोडक्ट बन गया, नहीं, उसमें भी कुछ आपके इफेक्टिव कोलिजन होंगे। इफेक्टिव कोलिजन कौन से होंगे? इफेक्टिव कोलिजन्स वो होंगे जिन्हें एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी, मान लो ये आपके रिएक्टेंट थे, ये आपके प्रोडक्ट थे, तो यहाँ पे ये आपकी क्या थी? आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थी, और यहाँ पे ये आपकी ये टोटल क्या थी? ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी। तो एक अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी मिले, थ्रेशोल्ड एनर्जी को, जो कोलिजन थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करेंगे, केवल वही आपके क्या करेंगे? प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये आपकी रिएक्टेंट के पास पहले ही कुछ एनर्जी है ई। ठीक है, ये आपकी वो। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी आपकी ये बोलती है। दूसरी चीज़ कोलिजन थ्योरी क्या करती है? जितने मॉलिक्यूल है ना उनको एक हार्ड स्फीयर कंसीडर करती है कि हार्ड स्फीयर है, हार्ड स्फीयर में कोलिजन हो रही है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान मैंने आपको कराया था कि K इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस्ट माइनस ई ए अपॉन आर टी, कराई थी नहीं ये चीज़। इसमें मैंने बताया था कि K आपका क्या बता रहा है? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ए आपका बता रहा है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। ई रेस्ट माइनस ई आपके बता रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे इस कोलिजन थ्योरी ने इसकी ए की, के की, इन सब की वैल्यू दी। ठीक है, क्या वैल्यू दी? के। सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। अब याद करने का तरीका बता रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन आप किस किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे? सबसे पहली बात ये टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम बोलते हैं हम। तो यूनिट वॉल्यूम और यूनिट टाइम में अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पीड पे डिपेंड करेंगे। क्यों? मान लो यहाँ पे आपके कुछ बहुत सारे मॉलिक्यूल है, अब एक कितनी आराम आराम से आ रहा है, यहाँ पे पर यूनिट टाइम में एक से ही कोलाइड किया, एक आपका क्या बहुत तेज 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 तेज, ठीक है, वो कोलिजन करता हुआ जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि वो आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? ठीक है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। तो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? √8 kBt बाय पाई न्यू। न्यू क्या होता है आपका? इफेक्टिव मास। ठीक है, या याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो अगर थ्योरी को ये एक्सप्लेन करने लगे ना तो 2 घंटे में तो, या 2-3 घंटे में तो ये थ्योरी होगी। ठीक है, तो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अब एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा? मान लो आपके पास फुटबॉल रखी है 2-3 बॉल, आपको यहाँ से एक बॉल मारनी पड़गी, आसानी से मार दोगे, लेकिन छोटी छोटी बॉल रखी है उनको मारना मुश्किल है ना, तो एरिया बढ़ेगा, तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आ गया पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो उसी की तरह सिग्मा ए बी क्या है? मान लो ए और बी क्या कर रहा है? 2 कोलाइड कर रहा है, तो उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो आपका सिग्मा ए बी बता रहा है। ठीक है, एरिया पे डिपेंड कर गया। तीसरी चीज़ क्या आती है? नंबर पे। नंबर की जगह क्या लिख लो? NA। ठीक है, NA लिख लो। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? ये आपकी A की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इंटू e⁻⁻ -EA अपॉन RT। ठीक है, यहाँ पे EA नहीं है, ये आपका E नोट है। ठीक, ये नहीं है, क्या है यहाँ पे? ये आपका ई नोट है। क्यों ई नोट? क्यों? अभी आप अंदर कंसेप्ट कराया था कि EA इज इक्वल टू ई नोट प्लस MRT होता है ना। M क्या होता है कि अगर आपके यहाँ रेट, अगर हम लिखें K इज इक्वल टू E अपॉन ERT, तो अगर कोई भी प्री एक्सपोनेंट फैक्टर में टेम्परेचर पे कुछ भी डिपेंडेंस आ रही है, तो जो टेम्परेचर की पावर होती है ना वो आपकी M होता है। तो यहाँ टेम्परेचर की पावर क्या आ रही है? 1/2 आ रही है। तो ये आपका EA यहाँ पे किसके इक्वल होगा? ई नोट प्लस हाफ RT। ठीक है, और ई नोट की वैल्यू क्या आएगी? ई नोट की वैल्यू आएगी EA माइनस हाफ RT। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है, ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर क्या करता है? क्योंकि कोलिजन थ्योरी में क्या है, हम बोलते हैं कि एक ओरिएंटेशन फैक्टर होता है। ऐसे नहीं कि आप किसी भी डायरेक्शन से आपने कोलिजन कर दिया और आपका वो इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट दे देगा। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है। अगर उसी ओरिएंटेशन में आपके कोलिजन होंगे ना, तभी आपको क्या बनेंगे? आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। वहाँ केवल उसी ओरिएंटेशन में आपके इफेक्टिव कोलिजन होंगे। ठीक है, तो ये आपका ओरिएंटेशन फैक्टर आता है। अब ये वैल्यू जब यहाँ पे लिखते हैं और इसको करते हैं कैलकुलेट, तो ये आपका कुछ इस टाइप से आता है, √8 kBt बाय पाई न्यू पाई सिग्मा AB स्क्वायर
इंटू एन ए इंटू ई रेस टू द पावर हाफ इंटू ओरिएंटेशन फैक्टर इंटू ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, तो वो आपकी इक्वेशन ये आती है, और ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपकी ए की वैल्यू है। ठीक है, ये छोड़ दो बाकी ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी, ये आपका आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें बस आपको कोलिजन थ्योरी से याद रखनी है। ठीक है, सिंपल है। चलो, कोलिजन थ्योरी में इससे ज़्यादा करने की, अगर इतना समझ गए ना कोलिजन थ्योरी में तो ठीक है, कर लोगे इसका क्वेश्चन। उसके बाद आती है आपकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या बोलती है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी बोलती है कि मान लो ए और बी थे, वो कोई भी एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, एक ट्रांजिशन स्टेट में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर आपका प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, और जो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये आपका इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है कि एक फ्रीक्वेंसी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सफिशिएंट होता है इसको प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये सफिशिएंट होता है तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है उससे आपकी क्या एनर्जी आएगी, एच न्यू, वो आपका के बी टी के इक्वल होगा। क्यों? इसी टेम्परेचर पे। क्यों? के बी की यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है सॉरी, जूल पर केल्विन। के बी की यूनिट क्या होती है? इसकी होती है जूल पर केल्विन। टेम्परेचर की केल्विन यूनिट, तो एनर्जी आई ना। ठीक है, तो ये के बी टी के इक्वल होगा। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू क्या आई? ये आई आपकी के बी टी बाई एच। तो एक रिलेशन आपका ये आया। ठीक है, अब यहाँ से अगर रेट की बात करें, रेट इन्होंने कहा रेट किस किस पर डिपेंड कर रहा है? रेट आपका एक तो कितना आपका ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये बन रहा है तो उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी, ये हमने देख लिया कि ये हमारा जितना बन रहा है उस पर डिपेंड है। दूसरा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जो ये था, ये मान लो मैंने K1 मान लिया या K-1 मान लिया, या फिर इसको मैं सिंपल K ही मान लेता हूँ। ठीक है, जो इसका रेट आया K हैज़। ठीक है, तो ये K हैज़ है, ये K हैज़ किसके इक्वल हुआ? K हैज़ आपका हुआ X हैज़ बाई ए बी, इसी के इक्वल हुआ ना। तो यहाँ से X हैज़ की वैल्यू आ गई K हैज़ इंटू ए और यहाँ पे बी। ठीक है, दोनों वैल्यू रख दो तो रेट की वैल्यू क्या आएगी? रेट की वैल्यू आएगी के बी टी बाई एच इंटू के हैज़ इंटू ए इंटू बी। ठीक है, और वैसे अगर रेट देख के, वैसे रेट क्या होगा? रेट इसका कुछ भी रेट कॉन्स्टेंट के और ए और बी यही होगा ना। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो आपका जो के आया वो किसके इक्वल आया? के बी टी बाई एच इंटू के हैज़। ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आगे जितने भी रिलेशन बनेंगे वो आपके इससे बनेंगे। इससे कैसे बनेंगे? डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी होता है माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, तो डेल्टा जी हैज़ क्या हो जाएगा? वो माइनस आर टी एल एन के हैज़ के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं के हैज़ निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा? ई रेस्ट पर माइनस डेल्टा जी हैज़ बाई आर टी, यही आएगा ना। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो उठा के। ठीक है, और डेल्टा जी हैज़ किसके इक्वल? डेल्टा जी किसके इक्वल होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसी के इक्वल होता है ना। तो हैज़ लगा दो ऊपर माइनस टी डेल्टा हैज़ डैश। ठीक है, ये इसके इक्वल हुआ। और डेल्टा एच किसके इक्वल होता है? डेल्टा एच आपका ई ए प्लस डेल्टा एन जी आर टी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ लगाएंगे तो ये आ जाएगा ये हैज़ डेल्टा एन जी हैज़ इंटू आर टी। ठीक है, ये सारी वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे तो यहाँ से जो आपका के आएगा वो के किसके इक्वल आएगा? के आपका आएगा, के आएगा के बी टी बाई एच। ये तो ऐसे कैसे रहा?
ई की पावर डेल्टा एस बाई आर है ना, यहाँ पे आ जाएगा ये, एक तो आ जाएगा ई रेस टू पावर माइनस ई डेल्टा एस बाई आर टी, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और ई रेस टू पावर डेल्टा एन जी हैज़, और एक आ जाएगा ई रेस टू पावर डेल्टा एस बाई आर, ठीक है। ये आपका के आएगा, और इसको अलग कर दो, वो आपकी उसकी वैल्यू ए की वैल्यू होगी। ए की वैल्यू अभी नहीं हुई, अभी रुको, क्यों नहीं हुई अभी? गार्डिनर कंसेप्ट भूल गए? वो भी तो आएगा ना, यहाँ टेम्परेचर टी की पावर 1 आ रहा है, तो ई ए किसके इक्वल होगा? ई ए आपका होगा ई नोट प्लस एम आर टी, यानी कि आर टी, और यहाँ पे ई हैज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ई हैज़ किसके इक्वल होगा? ई ए माइनस आर टी के इक्वल। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सारी वैल्यू को सोल्व करेंगे, तो मैं आपको फाइनल एक्सप्रेशन बता देता हूँ बस, ठीक है। मेरे को लग रहा है ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया वैसे आपको, ठीक है। ये अगर एक दो भी याद हो ना तो वहाँ से निकाल लोगे सारे। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा? के इज इक्वल टू के बी टी बाई एच इंटू ई रेस टू पावर डेल्टा एस हैज़ बाई आर इंटू ई रेस टू पावर 1 माइनस डेल्टा एन जी, ठीक है, इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। तो ये आपकी किसकी वैल्यू हुई? ये आपकी ए की वैल्यू है, ठीक है। और एक इसमें एक और आता है जो डेल्टा एच हुआ, डेल्टा एच आपका ई ए प्लस डेल्टा एन जी हैज़ -1 इंटू आर टी, एक आपकी ये इक्वेशन होती है, डेल्टा एच हैज़, ठीक है। एक आपकी ये इक्वेशन होती है। तो दो इक्वेशन होगी, इन दो इक्वेशन के साथ साथ ये तो आपको याद करनी है, ठीक है। एक इसमें आपका एक और रिलेशन आ जाता है, क्या? जो आपका के आया था ना, वो क्या आया था? के बी टी बाई एच इंटू के हैज़, यही आया था ना। अगर मैं इसको पार्टीशन फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहूँ, पार्टीशन फंक्शन के फॉर्म में अगर मैं लिखूँगा तो आपका के किसके इक्वल आएगा? वो आ जाएगा आपका के बी टी बाई एच इंटू क्यू हैज़ बाई क्यू ए, या फिर क्यू ए क्यू बी, मैंने क्या, हाँ क्यू ए क्यू बी मैंने वो रिएक्टेंट में लिया था ना, क्यू ए क्यू बी इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ई रेस टू पावर माइनस, हाँ, ई हैज़ बाई आर टी, ठीक है। तो ये आपका इसके इक्वल आ रहा है, एक आपका ये इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या, ये आपकी किसकी वैल्यू होगी? ये आपकी ए की वैल्यू होगी ना, ये आपकी ए की वैल्यू होगी। तो हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ से? केवल ये दो रिलेशन थे, और एक आपका यहाँ से ए का यानी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है वो आपका यहाँ से निकलता है। तो ये आता है आपका के बी टी बाई एच इंटू क्यू हैज़ बाई क्यू ए क्यू बी, ठीक है। क्यू आपका है पार्टीशन फंक्शन। अब ये पार्टीशन फंक्शन ये ट्रांजिशन स्टेट का है, ये रिएक्टेंट का है। अब इसमें ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन तीनों होंगे, ठीक है। अब वो क्या क्या होते हैं हमें पता है भाई, अगर लीनियर आ जाए, एक नॉन लीनियर आ जाए, तो ट्रांसलेशन कितने होते हैं? तीन। रोटेशन इसके लिए 2 होते हैं, इसके लिए 3 होते हैं। वाइब्रेशन इसके लिए क्या होते हैं? 3n-5, इसके 3n-6। लेकिन जो अगर आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना, उसके लिए ये क्या हो जाते हैं? उसके लिए ये हो जाते हैं 3n-, हाँ, अगर वो लीनियर है तो अपना यहाँ पे हो जाएगा 3n-6। अगर वो नॉन लीनियर है तो यह हो जाएगा 3n-7, ठीक है। एक और माइनस क्यों हुआ? क्योंकि एक वाइब्रेशन आपकी यूज़ होगी थी उसको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, एक वाइब्रेशन वहाँ यूज़ होगी तो आपकी ये हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लो अपने पास क्या था, कोई भी, ये एग्जाम्पल से समझ आएगा। N2 यहाँ पे इसने क्या, कोई भी नॉन लीनियर बना दी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। अब इसके लिए हमारे क्या ट्रांसलेशन कितने हैं? 3, रोटेशन कितने हैं? 2, ठीक है। और 3 दूनी 6, तो वाइब्रेशन कितने आ जाएंगे? 6 - 5 1, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए भी 3 2 1,
ठीक है। नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर के लिए वो 3 और मान लो इसके अंदर कितने, एक कुछ भी वाइब्रेशन 3n-7, नॉन लीनियर था ना, 3n-7 हो गया। तो इसके लिए जो ए आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा KBT/H इंटू QT हैज़, QR हैज़ और Q वाइब्रेशन हैज़। ऐसे ही उसके भी QT हाइड्रोजन के भी लिखेंगे, फिर ऐसे ही सेम नाइट्रोजन के लिखेंगे। अब यहाँ पे अब ये क्या आएगा, यहाँ पे ये 3 थे, ये 3 थे, ये 3n-7 थे, ऐसे ही ये 3 थे, रोटेशन के ये 3 थे और ये वाइब्रेशन का ये 1 था। ऐसे फिर उसके QT3, QR3 और QV1। ठीक है। अब जो वाइब्रेशन वगैरह होते हैं टेम्परेचर के साथ वो नेगलेक्ट हो जाते हैं। अब ट्रांसलेशन रोटेशन आगे जो हर एक होगा ना, हर एक QT या एक QR आपका T⁻1/2 का कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, तो वो लिख दो यहाँ पे। तो ये T⁻, जो QT3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, T⁻3/2 के इक्वल। QR2 है वो T⁻2/2 के इक्वल। अब ये आ जाएंगे सारे टेम्परेचर के फॉर्म में आ जाएंगे। ये एक टेम्परेचर ये रहा, बाकी सारे टेम्परेचर ये आ जाएंगे, तो ए का टेम्परेचर के साथ रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात, इतनी खैर बहुत बात है, इतनी बात है। ठीक है, ठीक है, चलो अब टाइम नहीं वेस्ट करते, पहले ही इसमें काफ़ी लंबा हो गया आपका। अब काइनेटिक्स, अगर आपके सॉल्यूशन में आयंस हो, ठीक है, अगर आपके सॉल्यूशन में आयंस हो तब आपका काइनेटिक्स क्या आएगा, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। ln K/K0 = 2A अगर 2 आयन है ZA ZB इंटू √I। ठीक है, ये है। अब K क्या है, K वो रेट कांस्टेंट है जब आपके सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट है। K0 क्या है, K0 वो रेट कांस्टेंट है जब आपके सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ZA ZB क्या है, चार्ज है, उन आयंस का क्या है, चार्ज है। I क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ है। I क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ है, वो क्या होती है 1/2 समीशन CI/ZI²। ठीक है, ए किसके इक्वल होता है, ए आपको होता है 0.509। ठीक है, ए की वैल्यू आपकी ये होती है। तो अगर आपके 2 आयंस है, 2 आयंस में ये आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल ग्राफ किसकी, इसमें y = mx का ग्राफ आता है, √I और इसके बीच में ग्राफ आ जाता है। अब देखो ZA ZB अगर दोनों पॉजिटिव आयंस है तो क्या आएगा, ये m आपका पॉजिटिव आएगा, स्लोप आपकी किस टाइप से जाएगी, यूँ जाएगी। अगर कोई भी 0 हो गया तो स्लोप आपकी यूँ जाएगी। अगर कोई भी एक नेगेटिव आ गया तो स्लोप आपकी यूँ जाएगी। ठीक है, स्लोप से ही आपका कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, हाँ, अगर 3 आयन हो तो ln K/K0 = 2A ZA ZB प्लस ZB ZC प्लस ZC ZA इंटू √I। तब आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट 4 नंबर का आ जाता है। जो अभी ग्राफ बना के दिखाया था ना, कुछ भी नहीं होता, आयंस के चार्ज देखने होते हैं और 4 नंबर में क्वेश्चन दे देते हैं इसको। ठीक है, और इसी के लिए अगर आपका डेल्टा एस हैज़ अगर हम देखें तो वो -10A ZA ZB होता है। ठीक है, ये और छोटी सी बात थी, ये भी साथ ही लिख ही लो। चलो भाई, अपना बस थोड़ा फोटोकेमिस्ट्री का पार्ट बचा है और एक आपका हार्पून मैकेनिज्म बचा है, उसके बाद हम केमिकल काइनेटिक्स को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे फोटोकेमिस्ट्री सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो आपके पास कोई एक क्यूवेट है, ठीक है, जिसमें आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन है उसकी C। ठीक है, और इसकी लेंथ क्या है, लेंथ मैंने मान ली L, लेंथ मान ली L। अब लेंथ आपकी किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी, और कंसंट्रेशन आपकी किस में होगी, मोल पर लीटर में होगी। ठीक है, और यहाँ से कोई I इंटेंसिटी की, I0 इंटेंसिटी की लाइट आ रही है। ठीक है, वो यहाँ से पास हो रही है और यहाँ से वो I इंटेंसिटी की लाइट निकल रही है। ठीक है, तो जो आपका सबसे पहले ट्रांसमिटेंस होगा ना, ट्रांसमिटेंस आपका किसके इक्वल होगा, I/I0। ठीक है,
सबसे पहले ट्रांसमिटेंस आपका किसके इक्वल होगा, I बाय I नॉट, ठीक है। और फिर आता है आपका एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस आपका किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका माइनस log T के इक्वल। माइनस log T यानी कि T की वैल्यू आप यहाँ से रख भी सकते हो, और वो किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन CL, ठीक है, वो आपका एप्सिलॉन CL के इक्वल होता है। तो और जो ये आपकी A होता है, ये आपका क्या होता है, यूनिटलेस, ठीक है। ट्रांसमिटेंस T भी आपका क्या होगा, यूनिटलेस, ठीक है। I बाय I नॉट हो गया ना। तो यहाँ पे अगर आपकी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है, लेंथ आपकी सेंटीमीटर में है, तो एप्सिलॉन की आप यूनिट निकाल लोगे ना, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये इसकी क्या आ जाएंगी, ये यूनिट आ जाएंगी, समझ गए। उसके बाद अगर मान लो आपको ट्रांसमिटेंस परसेंटेज में दे रखी हो, तब आपका एब्जॉर्बेंस किसके इक्वल होगा, वो होगा आपका 2 माइनस log परसेंट T, यानी जितने परसेंटेज में आपको दे रखी है ट्रांसमिटेंस, वहां से आप एब्जॉर्बेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। एब्जॉर्बेंस आपका मैक्सिमम किसके 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। एब्जॉर्बेंस आपकी 0 से 1 के बीच में लाई करता है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। उसके बाद जो आपका एब्जॉर्बेंस होता है वो आपका एडिटिव इन नेचर होता है, यानी कि अगर दो के एब्जॉर्बेंस है तो आपका फाइनल होगा A1 प्लस A2, ठीक है। यानी कि अगर दो सेल रख दिए जाए साथ में, तो एक में A1 आई, एक में A2 आई, तो जो फाइनल होगी वो A1 प्लस A2 के इक्वल होगी। वहीं ट्रांसमिटेंस जो होता है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है, यानी टोटल T1 इंटू T2 के इक्वल होगी, ठीक है। ये इतनी सी बात थी जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी थी, ठीक है, समझ गए। उसके बाद देख लेते हैं हमारा जबलोंस्की डायग्राम। अब जबलोंस्की डायग्राम क्या बोलता है, जबलोंस्की डायग्राम बोलता है कि अब ये S0, S1, S2, S3 ये आपकी क्या है, ये आपकी स्टेट है। S0 आपकी ग्राउंड स्टेट है, S1 आपकी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये आपकी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है। अब इनकी एनर्जी में डिफरेंस क्यों है भाई, यहाँ पे जो ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है ये ट्रिपलेट से ज़्यादा एनर्जी की है। क्यों, क्योंकि जो आपके सिंगलेट होती है, जब आपका सिंगलेट बनता है तो आपके दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपके क्या होती है, रिपल्सन होती है। उन रिपल्सन की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। वहीं ट्रिपलेट में वो अलग अलग जगह होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उनमें रिपल्सन नहीं होती, इसलिए वहां एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो अगर यहाँ पे कोई भी मान लो कोई भी लाइट आई, तो यहाँ से क्या होगी, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से आपकी क्या होगी, एब्जॉर्बेंस होगी, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ एब्जॉर्बेंस, ठीक है। ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में मान लो कहीं भी चला जाएगा। अब यहाँ से जबलोंस्की डायग्राम से हमें क्या पता चलता है, हमें यहाँ से पता चलता है जो भी हमारी रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव प्रोसेस हो सकती है उनके बारे में हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब रेडिएटिव प्रोसेस कौन सी होगी, जिसमें रेडिएशन निकलेगी, ठीक है, और नॉन रेडिएटिव में आपकी क्या होगी, आपकी हीट निकलेगी, ठीक है। तो जो भी आपकी रेडिएटिव प्रोसेस होंगी उनको मैं इस एरो से दिखाऊंगा, और नॉन रेडिएटिव को यानी जहां से हीट निकलेगी उनको मैं इससे दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आपके एक्साइटेड स्टेट में है, वो नीचे वाली स्टेट में आएगा, किसी भी तरह से एनर्जी रिलीज होगी कोलिजन्स की वजह से या किसी और वजह से आपकी एनर्जी, वो ज़्यादा देर एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट में तो आएगा, नीचे आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो वो यहाँ से अगर यहाँ आ रहा है और हीट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो सिंगलेट से सिंगलेट में ही आ रहा है, सिंगलेट से सिंगलेट में ही आ रहा है और हीट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है। इसको बोला जाता है इंटरनल कन्वर्जन। लेकिन अगर वो क्या कर रहा है, सिंगलेट से, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सिंगलेट से और ट्रिपलेट में क्या कर रहा है, हीट की फॉर्म में आ रहा है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में आ रहा है, ठीक है, एनर्जी रिलीज कर रहा है किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, तो उसे बोला जाता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। एक होता है इंटरनल कन्वर्जन, एक होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। ये दोनों आपकी क्या होती है, ये दोनों आपकी नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होती है, समझ गए। अब बात करते हैं, तो मैं लिख भी देता हूं, जो आईसी होगा वो कहाँ होगा, सिंगलेट
टू सिंगलेट, ठीक है। और ये आपके क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। और ISC ये आपका क्या होगा, सिंगलेट टू ट्रिपलेट पे अगर जाए इन द फॉर्म ऑफ हीट तो वो होगा आपका ISC। उसके बाद आपके दो प्रोसेस होती है, एक होती है फ्लोरोसेंस, एक होती है फॉस्फोरोसेंस। जो फ्लोरोसेंस होती है अगर वो कहाँ आए, सिंगलेट से, हाँ सॉरी, यहाँ मेरे को सिंगलेट टू सिंगलेट नहीं लिखना चाहिए, ये गलत है। यहाँ मेरे को स्टेट लिखना चाहिए, यहाँ पे ये चीज गलत है। यहाँ मेरे को लिखना चाहिए कि अगर वो, जैसे ये स्टेट है सिंगलेट और ट्रिपलेट, ठीक है, अगर वो सेम स्टेट में जा रहा है, यानी कि सेम स्टेट का मतलब है सिंगलेट से सिंगलेट में जा रहा है या फिर ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है, ठीक है। ट्रिपलेट से अगर ट्रिपलेट में भी जाएगा तो इसको भी IC ही बोला जाएगा, सिंगलेट टू सिंगलेट नहीं है, वो सेम स्टेट में अगर जा रहा है और वो हीट की फॉर्म में अगर वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। वही ISC होगा अगर वो डिफरेंट स्टेट में जा रहा है, ठीक है, और हीट के फॉर्म में अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसको हम ISC बोल लेंगे। वहीं फ्लोरोसेंस में क्या होता है, अगर वो सेम स्टेट में जा रहा है और रेडिएशन की फॉर्म में अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसको मैं बोल लूंगा, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका फ्लोरोसेंस। मान लो अगर वो यहाँ पे आ गया, यहाँ से सिंगलेट से वो सिंगलेट में गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरोसेंस, ठीक है। और मान लो यहां से वो T2 से T1 में गया, T2 से T1 में गया तो ये भी क्या आपका क्या है, ये भी आपका फ्लोरोसेंस ही है, समझे। अगर उसने रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज की, समझ के बाद। फॉस्फोरेसेंस में क्या होगा, वो डिफरेंट स्टेट में जाएगा, ठीक है, और रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। और रेडिएशन के फॉर्म में यानी कि अगर वो T1 से S0 में जाए तो ये आपका क्या होगा, ये आपको होगा फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। ये फ्लोरोसेंस और ये फॉस्फोरेसेंस, ठीक है, समझ गए। और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड आपका मतलब सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है, वो लगता है आपका फॉस्फोरेसेंस में, फिर आपका लगता है फ्लोरोसेंस में, ठीक है, फिर आपका आता है IC और ISC। इनमें लगभग इक्वल ही आपका टाइम लगता है और फिर सबसे कम लगता है आपका एब्जॉर्बेंस में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया, समझ गए बात को। हाँ, अब आता है एक क्वांटम यील्ड। ठीक है, फिर आता है क्वांटम यील्ड। अब क्वांटम यील्ड क्या होता है, क्वांटम यील्ड होता है कि आपका कितना अमाउंट रिएक्टेंट का कंज्यूम हुआ और टोटल आपने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, ठीक है। क्वांटम यील्ड क्या कहता है, अमाउंट ऑफ reactant consumed divided by energy absorbed, ठीक है। कितना अमाउंट आपका रिएक्टेंट का कंज्यूम हुआ और आपने टोटल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, ठीक है। अब ये जो क्वांटम यील्ड होता है ये आपका यूनिटलेस होता है, क्वांटम यील्ड आपका यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, यानी कि अगर मैं इसको मोल ले रहा हूं तो इसको भी मेरे को मोल में ही लेना पड़ेगा,
ठीक है। अगर मैं इसको मोल में ले रहा हूँ तो ये भी मेरे को किस में लेना पड़ेगा, मोल में ही लेना पड़ेगा। ठीक है। अब एनर्जी को मोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये आपका इसी जनरली यही आपका क्वेश्चन आता है यहाँ से 4 नंबर का, वो हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड आपके 2 या 3 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन में उसमें मैं हर टाइप का जिस हिसाब का भी क्वेश्चन आ रहा है वो आपका यहाँ से सारा का सारा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, यहाँ से क्वांटम यील्ड क्या होती है, तो एक आता है आपका लाइफ टाइम इन एक्साइटेड स्टेट। लाइफ टाइम इन एक्साइटेड स्टेट जो होता है वो आपका होता है टाउ नॉट, और वो आपका किसके इक्वल होता है 1/kF प्लस KISC प्लस KIC। ठीक है, ये आपका क्या होता है लाइफ टाइम इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब जो क्वांटम यील्ड और फ्लोरोसेंस वो क्या होती है, इसमें सिंपल KF डिवाइड बाय KF प्लस KISC प्लस KIC। ठीक है, ये आपका फ्लोरोसेंस के लिए क्वांटम यील्ड आ जाएगा। ठीक है, और फोस्फोरेसेंस के लिए क्या होगा, बस इसमें KP KF प्लस KISC प्लस KIC। ठीक है, ये तो होगा ही। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा KISC डिवाइड बाय KP प्लस KIC। ये भी KISC आएगा भाई, KISC। ठीक है, ये आपका फोस्फोरेसेंस के लिए क्वांटम यील्ड आ जाएगा। एक ही इसमें बस आपका क्वेंचर और बचता है, उसका ही फॉर्मूला करा ही दूँ क्या, चलो करा ही देता हूँ वो भी, है ना। अब क्वेंचर क्या होता है, क्वेंचर होता है कि कोई भी ऐसी एक प्रोसेस, ठीक है, या कोई भी एक ऐसी स्पीसीज जो कि आपकी किसी मान लो किसी भी प्रोसेस को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, उसकी यील्ड को घटा रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्वेंचर। ठीक है, अब जो क्वेंचर होता है, मान लो कोई भी क्वेंचर है, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन मैंने मान ली Q, ठीक है, और उसका रेट कांस्टेंट मैंने मान लिया KQ। ठीक है, अब मान लो जो फ्लोरोसेंस हुई, फ्लोरोसेंस में उसने कुछ ना कुछ क्वेंचिंग की। ठीक है, तो अगर मैं उसकी क्वांटम यील्ड की बात करूं, क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस किसमें, एब्सेंस में, डिवाइड बाय क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस इन प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर। ठीक है, इसको मैं नोट बोल देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने क्वेंचर जब क्वेंचर नहीं था तब उसकी फ्लोरोसेंस की जो यील्ड आई थी डिवाइड बाय इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर। अब ये क्या आएगा, अब जाहिर सी बात है क्वेंचर उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, यानी ये वाली क्वांटिटी क्या है, ये वाली क्वांटिटी आपकी 1 से कम है, ये वाली क्वांटिटी आपकी उस ऊपर वाली से छोटी है, ऊपर वाली से छोटी है, यानी कि ये ओवरऑल क्वांटिटी आपकी क्या होगी, 1 से ज़्यादा आएगी, तो ये आ जाएगी आपकी 1+, ठीक है, 1+ इंटू KQ इंटू Q और इंटू टाउ। ठीक है, जो इसको मैंने टाउ नोट बोला था, तो ये आपका क्या हो जाता है, एक आपका ये फॉर्मूला आ जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टर्न-वोल्मर इक्वेशन। स्टर्न-वोल्मर इक्वेशन, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं स्टर्न-वोल्मर इक्वेशन। ठीक है, हाँ वो तो रह गया, एक हार्पून मैकेनिज्म भी था ना, चलो हार्पून मैकेनिज्म भी कर देते हैं, लास्ट है हमारा, फिर काइनेटिक्स खत्म। ठीक है, अब बचता है आपका हार्पून मैकेनिज्म। अब हार्पून मैकेनिज्म क्या बोलता है, हार्पून मैकेनिज्म बोलता है कि जो भी आपकी रिएक्शन होगी, आपके जो 2 आयंस होंगे, ठीक है, वो आपके पास आएंगे, ठीक है, कोलाइड करेंगे और वो आपकी रिएक्शन होगी। जब वो पास आएंगे ना, मान लो आपके पास
एक है कोई एक मेटल आयन है, ठीक है, ठीक है, और एक आपका दूसरा कोई नॉन मेटल आयन, नॉन मेटल एटम है, ठीक है, ये भी आपका एक एटम है, ये दूसरा भी आपका एक एटम है, ठीक है, ये आपका मेटल है, ये आपका नॉन मेटल है। अब जो आपका मेटल होगा वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। वहीं जो दूसरा नॉन मेटल आयन होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी वर्क कर रही है, इसके लिए आपकी कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी वर्क कर रही है, ठीक है, और इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी वर्क कर रही है, ठीक है। और जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो आपका किसके इक्वल होगा, E² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। r इसका क्या होगा, r इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो इंटर आयनिक डिस्टेंस होगा वो आपको होगा r, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी एक सिंगल इक्वेशन है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम r कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ से वो फिर क्या पूछ लेता है आपसे, रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया, रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अगर आपको इंटर आयनिक डिस्टेंस दोनों का पता है r, तो एरिया क्या होता है, सिंपल पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर से आप एरिया, रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया बता सकते हो। तो ये आपका क्या बोलता है, ये है आपका हार्पून मैकेनिज्म। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आता है, एक तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यही आ जाता है कि जैसे वो आयनाइजेशन एनर्जी दे देगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे देगा, और बोल देगा रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया बताओ, तो यहाँ से आपको r कैलकुलेट करना है, वहाँ से पाई r स्क्वायर से निकाल देना, जो आपका 4 नंबर में एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। एक वो क्वेश्चन क्या करता है, वो इसी हिसाब से दे देता है कि वो दे देगा एक मेटल दे देगा, उसके साथ अलग अलग नॉन मेटल दे देगा, ठीक है। जैसे Na के साथ क्लोरीन दे दिया, ब्रोमीन दे दिया, आयोडीन दे दिया, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा, अब वो बोल देगा किसके लिए रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज़्यादा होगा। अब मैं अगर यहाँ से कंपेयर करूँ तो मेरा ये जो R है, R यहाँ से अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी से पहले कंपेयर करता हूँ, तो अगर मेरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, इसको कांस्टेंट रखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी अगर मेरी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मैंने आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ा दी, इससे क्या होगा, जो ये ओवरऑल ये वैल्यू तो उतनी थी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, E² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, r आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। r कम हो गया तो यानी कि यहाँ से पाई r स्क्वायर भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात हुई अगर वो क्या कर दे, मेटल को अलग अलग कर दे, जैसे वो Cl2 के साथ Cl2 के साथ क्या कर दे, लिथियम दे दे, सोडियम दे दे, पोटेशियम दे दे, अलग अलग, तो यहाँ से कंपेयर करके बता सकते हो। दूसरा, अगर मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो बढ़ जाए, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कि है वो कम हो जाएगी, यानी कि E² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कम होगी तो इसका मतलब r क्या हो जाएगा, r बढ़ जाएगा, r बढ़ जाएगा तो एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो भाई, ये था आपका केमिकल काइनेटिक्स। मेरे हिसाब से आपको कुछ आइडिया लगा होगा, आपकी रिवीजन भी अच्छी खासी होगी। अगर इसमें फिर भी कुछ टॉपिक अगर बच गए होंगे, कुछ वैसे तो मेरे को नहीं लगता, लेकिन अगर कुछ भी फिर भी बचा होगा तो नेक्स्ट जो आपकी इसकी क्वेश्चन की वीडियो आगे उसमें मैं आपके वो सारे कवर करा दूंगा, तो काइनेटिक्स आपकी सारी कवर हो जाएगी। अगर कुछ नया टॉपिक भी ऐड हुआ होगा या फिर अब की बार पेपर में कोई नया वैसे तो मैंने देखा है कोई ऐसा कोई क्वेश्चन अलग कुछ था नहीं, तो अगर फिर भी मेरे को कहीं कुछ मिला कि कोई नया क्वेश्चन है तो वो मैं उस क्वेश्चन के साथ उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। ओके, बाय।